नमस्कार विद्यार्थियों। एमए प्रीवियस का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास में हम अरस्तु के क्रांति के बारे में विचारों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रांति के बारे में जो अरस्तु ने अलग अर्थों में लिया और ये कहा कि संविधान में छोटा बड़ा परिवर्तन सब क्रांति में माने जाएंगे। क्रांति के विशिष्ट और सामान्य कारणों पर चर्चा करने के उपरांत अरस्तु ने ये बताया कि क्रांतियों को कैसे रोका जा सकता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्रांतियों को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। अरस्तु ने जिस तरह से क्रांति को रोकने की जो व्यवस्थाएं बताई हैं उनके बारे में डनिंग ने ये कहा कि अरस्तु क्रांतियों को उत्पन्न करने वाले कारणों की विस्तृत सूची देने के पश्चात उसके समान ही प्रभावोत्पादक उनको रोकने वाले उपायों की सूची भी देता है। मैक्सी का कथन है कि आधुनिक राजनीतिक विचारक शायद ही क्रांति को रोकने का अरस्तु के उपायों के अतिरिक्त कोई अन्य ठोस उपाय बता सके। तो अरस्तु ने जो कारण बताए हैं क्रांति होने के, उन कारणों को कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में जो मुख्य बातें बताई हैं उनमें सबसे पहली है संविधान के प्रति आस्था। अरस्तु ने ये कहा कि संविधान के प्रति आस्था रखना क्रांति से बचने का महत्वपूर्ण उपाय है। शासक वर्ग इस बात का हर संभव उपाय करे कि जनता द्वारा कानून की आज्ञाओं का पालन हो। कानून उल्लंघन करने की छोटी छोटी घटनाएं भी महत्वपूर्ण है, अतः उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर है शासक एवं शासितों में संवाद। उन्होंने ये आवश्यक माना कि शासक व शासितों के बीच निरंतर संवाद बना रहे। शासक शासितों को शासन के समक्ष आने वाली समस्याओं से अवगत करवाए एवं शासित अपनी समस्याएं शासकों के समक्ष रख सके। इस प्रकार का संवाद व संवाद की विभिन्न प्रक्रियाओं का बना रहना क्रांति को दूर करने का सबल उपाय है। विधि का शासन। अरस्तु ने जिस बात पर बल दिया वो है विधि का शासन, और कानून को वैसे भी अरस्तु सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, संप्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं। और जैसा कि हमने कानून के बारे में जब अरस्तु के विचार पढ़े तो उसमें स्पष्ट उन्होंने किया कि कानून का शासन ही सर्वोत्तम शासन है, और चाहे कोई भी शासन हो, राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, प्रजातंत्र हो, कानून के अनुसार ही या कानून के दायरे में रहते हुए ही यह शासन सही शासन साबित हो सकते हैं। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन सदैव अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विधि द्वारा शासक की महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण हो सकता है। फिर उन्होंने बताया समानता का व्यवहार। विषमता क्रांति की जननी है, अतः शासन का लक्ष्य सदैव समानता का व्यवहार होना चाहिए। अरस्तु का यह मत है कि शासन के पदों की अवधि 6 मास होनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति शासक बन सके। थोड़े समय के लिए शासन आरूढ़ व्यक्ति अन्याय नहीं कर सकते। फिर मध्यम वर्ग की प्रधानता बताते हुए उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग सदा मर्यादा तथा स्वामित्व का हामी रहा है, इसलिए उसकी प्रधानता का होना क्रांति को रोकने का सबल उपाय माना जा सकता है। आर्थिक समानता पर उन्होंने जोर दिया और ये कहा कि समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण है। इस कारण के निवारण के लिए अरस्तु का मत है कि राज्य की ओर से यह प्रयत्न होना चाहिए कि समाज में आर्थिक असमानता कम से कम हो। धन का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि न तो कोई वर्ग अत्यंत धनवान बन जाए और न दूसरा वर्ग अत्यंत निर्धन ही रह पाए।
समुचित शिक्षा पद्धति के बारे में भी अरस्तु ने अपने विचार रखे। किसी भी शासन प्रणाली की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि शिक्षा पद्धति उस शासन पद्धति के अनुरूप हो। बच्चों को शुरू से ही उस प्रणाली के ढांचे में ऐसा प्रशिक्षित करना चाहिए कि वे स्वयं या उस व्यवस्था को आदर्श मानते हुए अपना जीवन उसी के अनुसार ढालने का प्रयत्न करें। इसी के साथ अरस्तु ये भी कहते हैं कि जो विदेशी समस्याएं हैं उसकी तरफ जनता का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शासकों को चाहिए कि वे राज्य की जनता का ध्यान देश की आंतरिक समस्याओं की ओर से हटाकर विदेशी मामलों की ओर केंद्रित करें। राज्य में विदेशी आक्रमण का भय आदि दिखाकर वह जनता में देश प्रेम की भावना को सदा जागृत रखें। अरस्तु ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासक को जो राज्य की चिंता करते हैं उन्हें चाहिए कि वे नए खतरों का अन्वेषण करें, दूर के भय को समीप लाएं, ताकि जनता पहरेदार की भांति अपनी रक्षा के लिए सदा सचेत और तत्पर रहे। राजकीय पदों एवं सम्मानों का न्यायोचित वितरण होना भी जरूरी है। अरस्तु के अनुसार राज्य में पदों और सम्मान का वितरण समान होना चाहिए। योग्य व्यक्तियों को उनका उचित मान और पद प्राप्त होना चाहिए। एक ही वर्ग के व्यक्तियों को अथवा राज्य के एक ही भाग के व्यक्तियों को सारे पद नहीं देने चाहिए, अन्यथा शेष वर्ग अथवा वर्गों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। साथ ही इस संबंध में सचेत रहना आवश्यक है कि कहीं अवांछनीय व्यक्तियों को राज्य के पद प्राप्त न हो जाए और ये अयोग्य व्यक्ति राज्य के पदों पर यदि आ जाते हैं तो निश्चित रूप से क्रांति संभव है। जितने भी समाज में परिवर्तन होते हैं, शासन में परिवर्तन होते हैं, उनकी तरफ हमेशा उनको लेकर सजग रहना चाहिए शासक को। तो परिवर्तनों पर निगरानी के बारे में भी अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए और ये कहा, क्रांति शासन व्यवस्था और संविधान में परिवर्तन करती है। अतः अरस्तु ने कहा है कि राज्य को क्रांति से बचने के लिए परिवर्तन पर निगरानी रखनी चाहिए। जो परिवर्तन क्रांति की ओर अग्रसर होने वाले हों उन पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। इस प्रकार क्रांति से राज्य की रक्षा हो सकेगी। धनार्जन पर नियंत्रण होना चाहिए। क्रांति को रोकने के लिए शासकों के धनार्जन पर नियंत्रण रखने की बात अरस्तु करते हैं और उन्होंने कहा कि हमेशा शासकों में परस्पर सद्भाव भी होना जरूरी है। तालमेल यदि शासकों में बना रहेगा तो कुछ हद तक क्रांति से बचा जा सकता है। कुछ विशिष्ट शासन प्रणालियों में भी क्रांति को रोकने के विशिष्ट उपाय भी बताते हैं अरस्तु। राजतंत्र में उन्होंने कहा कि जो शासक संयत व्यवहार करता है एवं जितनी मात्रा में संयत व्यवहार करता है उसका शासन उतना ही स्थायी हो जाता है, क्योंकि जनता में उस शासन के प्रति द्वेष की भावना नहीं होती। फिर निरंकुश तंत्र के बारे में उन्होंने ये कहा कि शासन की समस्त बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी निरंकुश इस प्रकार का सफल अभिनय करे कि वह राजा है, निरंकुश नहीं है। उसे सार्वजनिक आय के प्रति सजग रहना चाहिए और सार्वजनिक धन का उपहार आदि देने में अपव्यय नहीं करना चाहिए। कर आदि लगाने एवं उगाने में भी उसे इस प्रकार दर्शाना चाहिए कि ये कर जनसाधारण के हित में ही खर्च किया जाएगा। निरंकुश का व्यक्तिगत व्यवहार गंभीर होना चाहिए, जिससे उसके संपर्क में आने वाले लोगों में उसके प्रति श्रद्धा मिश्रित डर बना रहे, आतंक पैदा न हो। प्रजातंत्र की बात वो करते हैं कि प्रजातंत्र विधान में क्रांति को रोकने के लिए संपन्न लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए एवं उनकी संपत्ति को किसी प्रकार नुकसान न पहुंचाया जाए। इसी प्रकार लोगों को खर्चीले किंतु अनुपयोगी लोक सेवा कार्य भी नहीं करने देना चाहिए। धनिक तंत्र में यदि क्रांति को रोकना है तो गरीबों की ओर पूरा ध्यान रखना जरूरी होगा। उनको उचित मात्रा में शासन में सहयोग करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और धनिक द्वारा किसी गरीब के साथ दुर्व्यवहार किया जाने पर उस धनिक को कठोर दंड दिया जाना उपयुक्त होगा। धनिक तंत्र के हित में एक बात यह भी है
कि यथासंभव संपत्ति एवं जागीरों की समानता हो और उनका अधिक लोगों में बंटवारा हो सके। इसके लिए अरस्तु ने यह सुझाव दिया कि संपत्ति का उत्तराधिकार दान के आधार पर न होकर संतति क्रम के आधार पर हो तथा किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त न हो सके। इस तरह क्रांति को रोकने के विशिष्ट उपाय भी बताए हैं विभिन्न शासन प्रणालियों के अंतर्गत भी, और सामान्य उपाय भी उन्होंने बताए। अरस्तु ने जो क्रांति के बारे में विचार व्यक्त किए हैं उनको लेकर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमारे सामने आती है। जैसे अरस्तु के क्रांति शब्द का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, न केवल राज्य में एवं विधान में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों को भी उसने क्रांति माना है। विधान के स्वरूप में किंचित मात्र होने वाले परिवर्तन को भी वह क्रांति की संज्ञा देता है। तो इसलिए क्रांति शब्द का बहुत व्यापक अर्थ में वो प्रयोग करता है। दूसरी बात, अरस्तु ने जहाँ क्रांतियों की व्यापक विवेचना की है वहाँ सैद्धांतिक रूप से इस विषय पर विचार व्यक्त नहीं किया कि राजा को क्रांति करने का अधिकार है अथवा नहीं। उसने हर प्रमुख प्रकार के विधान में क्रांतियों के होने के कारणों का उल्लेख किया है एवं उनके निदान का मार्ग सुझाया है, किंतु क्रांतियों के औचित्य अथवा अनुचित्य पर कोई मत व्यक्त नहीं किया। तीसरी बात, अरस्तु के क्रांति विषयक विचारों से एक तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि क्रांतियां शासक वर्ग एवं शासित वर्ग में पाए जाने वाले विरोध का अवश्यंभावी परिणाम है। और चौथी बात वो कहते हैं कि आर्थिक विषमताएं भी क्रांतियों का सृजन करती हैं। पांचवी विशेषता के रूप में हम ये कह सकते हैं अरस्तु क्रांतियों को कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं मानता था। कुल मिलाकर वह यही उचित समझता था कि हर प्रकार के विधान में स्थायित्व कायम रहे। धन्यवाद।